शायद आप तक हो, उसे मैं फिर पहुंचा रहा हूं। आज हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वरिष्ठ समालोचक आदरणीय मैनेजर पांड्या हमारे बीच नहीं है। आज ही उनका देहांत हुआ है। नामोजी की परंपरा में हम मैनेजर पांडे जी को अलग नहीं कर सकते। समालोचना के मामले में हम चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो, उससे पहले हम सब खड़े होकर 2 मिनट के लिए उनको मौन रख करके श्रद्धांजलि दें। भाई वीरेंद्र सारंगी के बारे में अभी संचालिका महोदय ने बहुत विस्तार से जानकारी दे दी। आज वीरेंद्र भाई से बातचीत का जो विषय है वो है कथा की बोली। और मुझे लगता है कि ये विषय वीरेंद्र जी के कृतित्व को पूरी तरह से परिलक्षित करता है, क्योंकि मैं वीरेंद्र जी को जितना पढ़ सका हूं, मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी लिखते नहीं हैं बल्कि कथा कहते हैं। ये जो कहानी शैली है ये हमें दादी नानी की कहानियों से विरसे में मिली हुई है। और वीरेंद्र जी समालोचना के नजरिए से देखा जाए तो बहुत से प्रतीक, बहुत से बिंब, बहुत अलंकारिक भाषा इसके झमेले में पड़ते नहीं है। इनके पात्र खुद ब खुद बात करते हुए चलते हैं और प्रसंग बनते हुए चलते हैं। कथा में बोली का मतलब भाषा नहीं। बोली का मतलब आंचलिकता से जुड़ी हुई संवाद की वो कड़ी जो बहुत आसानी से सबको जोड़ लेती है। आमतौर पर लेखन खड़ी बोली में होता है, लेकिन वीरेंद्र जी के यहाँ पात्र जिस अंचल का है, जिस जीवन शैली को जी रहा है, जिस संस्कृति में पला बढ़ा है, ठीक उसी तरह से वो अपनी बोली में ही बात करता है। चाहे वो जननायक कृष्ण हो, चाहे वो हाथा रहीम हो, चाहे वो पांच सपूती हो, चाहे वो बजरंगी क्यों ना हो। और अभी हाल ही में अलगनी पर समय को कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, वो उपन्यास भी खुद को सिलसिले से बढ़वा ले जाता है। मैं बढ़वा ले जाना शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि ये कहा जाए कि एक बार आप उसके पन्ने पर रखते हैं तो कथा अपने आप चल पड़ती है। मैं वीरेंद्र जी का
कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और वो बधाई देता हूं। हेलो, मेरे जी बातचीत के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं वीरेन जी से यही जानना चाहूँगा कि वीरेन भाई, ये कथा की बोली दरअसल है क्या? आप सभी का अभिवादन। संतोष जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया। कथा की बोली के बारे में जानना चाहा। देखिए, मेरे लिए कथा एक जीवन है, और जहाँ जीवन होगा वहाँ भाषा ही नहीं होगी, एक बोली भी होगी। भाषा हम संकेतों से भी कर सकते हैं, चित्रों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक बोली होती है जो हम बोलते हैं, जो सुनाई देती है चीज, उसे आप पढ़ भी सकते हैं। मैं जब कथा लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो कथा है उसका एक मानवीकरण हो गया है। वो एक मनुष्य के रूप में या किसी रूप में वो मेरे सामने है, वो कथा। उसके पास मस्तिष्क है, और जब दिमाग है तो वो सोचेगा, और सोचेगा तो फिर उसका दिल है, फिर उसमें संवेदना भर जाएगी। वो देखेगा, आँख है, हाथ पांव है, क्रियाएं करेगा, कुछ खाएगा, पिएगा, पचाएगा, और जो भी क्रिया होगी वो बोली के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगी। और यदि बोली के माध्यम से प्रस्तुत नहीं होती है तो कथा मेरे हिसाब से पूर्ण नहीं है, और उसमें जीवन नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं एक रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ, और रिक्शे वाले से मैं श्लोक तो बुलवा नहीं सकता, अंग्रेजी बुलवा नहीं सकता। भाई, हो सकता है कि वो लखनऊ का रिक्शे वाला उस उर्दू दां हो, उस नज़ाकत दिखाए कि जनाब कहाँ चलेंगे, खैरियत तो है, आइए बैठिए, ये हो सकता है। बनारस का रिक्शे वाला अपनी बोली में कह सकता है, कहाँ चलोगे भाई, आओ बैठो, चलो पहुँचा देते हैं, कुछ भी कहेगा। वो अपनी भाषा बोलेगा, काशिका बोलेगा, बनारसी बोलेगा, का कहत हाव बोलेगा, जो बोलेगा वो कथा का रूप है। अगर उसमें आप नहीं ढलते हैं, माजी की बात नहीं करते हैं, तो नाव कैसे खेलेंगे। अगर रिक्शे वाले की बात नहीं करते हैं तो रिक्शा कैसे चलाएंगे। अगर पंडित जी की बात करनी है, श्लोक नहीं पढ़ेंगे, तो पंडित जी की बात कैसे करेंगे आप। तो मेरा कहना यह है कि जब भी हम कथा लिखते हैं या मैं कथा लिखता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि बोली की प्रधानता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, होती भी है। वो कथाएं मर जाती हैं तो बोली नहीं है। जैसे संतोष जी ने कहा कि आपने कहा कि अभी कि वो कहन है, दादी माँ की कथा है, वो क्यों जिंदा है आज तक? इसलिए कि वो कहना होता है, वो लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, कहना नहीं, वो लिखना नहीं है, बोलना है, कहना है। जब आप कहते हैं किसी कथा को, तब वो पूर्ण रूप में कथा बनती है। मैं जब लिख रहा था बहुत पहले, 7-8 साल लग गया उसको लिखने में। शुरू में उस कथा के लिए बहुत मैं परेशान रहा, जिसका जिक्र आपने किया, बजरंगी वार गाथा के नाम से प्रकाशित है। वार गाथा में जब मैं लिखने लगा तो मुझे संत सोटेलाल के साथ कलकत्ते तक जाना पड़ा कि कैसे लोग कथावाचक लोग बातें करते हैं, क्या करते हैं, किस बोली में बात करते हैं, और अंदर क्या बात करते हैं, बाहर क्या बात करते हैं। तो उनकी बोली समझने के लिए फिर जैसे हाता रहीम की आपने बात की, हाता रहीम काकोरी आपके बगल में है। जब काकोरी की मैं जब बात करता हूँ तो काकोरी में अवधि की बात करूँगा, जब अवधि की बात करूँगा तो अवधि के शब्द आएंगे,
तब आपके सामने वो संप्रेषित हो पाएगी बात, तब आपके पास पहुंच पाएगी बात। इसी तरह से जब बांस सपूती मैंने लिखा तो उसमें भी बोली की बात आती है, उसमें वो स्त्री की बात आती है। स्त्री कैसे गाना गाती है, वो एक बांझ है, फिर वो अपने बच्चे के लिए कैसे वो छठ का व्रत रखती है, तो छठ वाली बात करती है। तो बोली तो महत्वपूर्ण है, बोली के बिना रचना संभव है ही नहीं। विनय जी, मैं दृष्टता कर रहा हूं, आपके लेखन पर एक आरोप लगता रहा है कि कहीं कहीं आप अश्लील हो जाते हैं। ये जो अश्लील और अश्लील का विमर्श है, ये कोई नया विमर्श नहीं है। अभी इनके ही उपन्यास पर, इनके उपन्यास अल्लरी पर समय के लोकार्पण के समय कुछ विद्वान वक्ताओं ने ये बात उठाई कि अच्छा होता कि वो वीरेन जी उपन्यास में उन शब्दों से बच सकते थे, अगर बचते तो बेहतर होता। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ वीरेन जी से कि क्या बोली में जो आंचलिकता से जुड़ी हुई देशज चीज है, वहां ये श्लील और अश्लील कोई मायने रखते हैं? हाँ, देखिए संतोष जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न भी किया है और ये प्रश्न कई बार मुझसे पूछा गया। श्लील और अश्लील आपके समझने में है और आपके टोन में है, आप उसको प्रयोग कैसे करते हैं। और भोजपुरी अंचल जो हमारा है या हमारा ये अवधी अंचल है, इसकी बात करें या पश्चिम में भी चले जाएं, वहाँ की जो बोलियां हैं, तो वहाँ ग्रामीण इलाके के लोग या दूसरा के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या उस तरह के काम करने वाले लोग हैं, कभी भी वो बहुत ही सदी सधाई भाषा नहीं बोलते। वो गाली अगर देते हैं तो उनका लगता है कि वो बोली का एक श्रृंगार है, एक आभूषण है, उसको हटा देंगे। बैलों को गाली देते हुए मैंने सुना है, किसानों को बिना गाली देते हुए काम ही नहीं करते वो। तो बैल को गाली नहीं देगा, श्रीमान जी चलो थोड़े कहेगा। अगर श्रीमान जी चलो कहेगा तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, कहेंगे अरे ये कैसे लिख दिया, श्रीमान जी चलो। किसान खूंटे से बतियाता है, झोपड़ी से बतियाता है, खेत से बतियाता है कि अच्छा अभी जोते थे खेत, इतना बड़ा ढेला फिर हो गए ससुर, बताते हैं तुमको। तो फिर वो ढेले को पीटता है, भुरभुरा बनाता है, वो हर चीज से बतियाता है। तो जो बतियाने का जो लहजा है, जो टोन है, वो अश्लील नहीं है, वो श्रृंगार है। अब आप किसी को गाली, आप गाली देने के संबंध में गाली ही दे रहे हैं, तब तो ठीक नहीं है, तब तो मारपीट हो जाएगी। और मारपीट कहाँ तक जाएगी अब अलग बात है। और हमारे यहाँ बात बात में गाली देते हैं, बनारस में तो चलन ही है, बिना गाली की बात नहीं करते। पंडित पुजारी तक वहाँ गाली देते हैं घाटों पर बैठे हुए। आप जरा बैठिए उनके साथ, केवल बात सुनिए। जब वो अकेले होते हैं, नाविक गाली देते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो गाली देते हैं वो। और श्लील अश्लील का कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके यहाँ पहुँचानी है, वो कभी भी वेद की भाषा में पहुँचाई नहीं जा सकती है। वेद पढ़ा जाता है, वेद किसी के सामने गाया नहीं जाता है। वीरेन जी अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं, मैं खुद के बारे में क्या कहूँ, एक लेखक के रूप में अपने आप को असामाजिक मानता हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से समाज जीता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि कभी कथाकार बनाए नहीं जा सकते, बनाए जाने वाले रचनाकार पकड़ में आ जाते हैं। ये एक प्राकृतिक गुण है, जहाँ संवेदना की पराकाष्ठा तो है, एक विशेष महत्व भी है, और फिर उसमें एक भाषा, एक बोली का मानवीकरण होता है। फिर कथाकार अपने पात्रों के माध्यम से अपनी बात कहता है। मैं ऐसा ही हूं। वीरेन जी की रचना प्रक्रिया पर अगर हम बात करें तो वो खुद ये बताएं कि
अच्छा लिखा हुआ है वो सप्रयास नहीं लिखा जाता। आपकी रचना प्रक्रिया में ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी बेचैनी है जो आपको कलम उठाने पर मजबूर करती है? और मैं जानता हूं कि जब तक आप उसको, उस रचना को जो आप शुरू करते हैं पूरा नहीं कर लेते, आप व्याकुल भारत रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में कोई रचनाकार, जैसा कि आपने कहा, मैं कहता हूँ कि रचनाकार बनाया नहीं जा सकता, वो अपने आप प्राकृतिक उसका गुण है। किसी को आप लिखना नहीं सिखा सकते, सोचना नहीं सिखा सकते। कविता हो, कथा हो, और कथा मस्तिष्क की चीज है, कविता दिल की चीज है। ये तो हमें समझना पड़ेगा। पहली बात, बनाया ही नहीं जा सकता। अगर जबरदस्ती कोई रचनाकार बनता है, कोई कवि लेखक बनता है, लेखक तो बन जाते हैं, कथाकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से वो पकड़ में आ जाएगा, उसका बनावटीपन दिखेगा। आप बनावट तो कर सकते हैं, बनावट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पात्रों को जीता हूँ। दरअसल मेरा लिखना कुछ, मैं समझता हूँ कि और लोग कैसे लिखते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं छिपाऊं ना, पहली बात तो ये जो रोशनी है वो बहुत असहजता प्रकट कर रही है सामने। किसी के चेहरे दिख रहे हैं, किसी के नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल, तो जो पात्र को जीने की बात है, मैं पात्र जीता हूं। मैं नहीं जानता कि और लोग कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मैं जो जीता हूं। अगर एक रचनाकार पात्र नहीं जिएगा तो कथा नहीं लिख सकता। एक कवि प्रकृति नहीं जिएगा तो कविता नहीं लिख सकता। पात्र को जीने का मतलब यह है कि हम जिस पात्र को लिखते हैं उस पात्र में हो जाते हैं। इसका मतलब आपको एक्टिंग भी करनी पड़ सकती है। मैं तो कई बार शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करता हूं कि देखूं यह संवाद बोलने में मेरा मुंह कैसे बना, तो जैसे मुंह बनेगा वैसे लिखना पड़ेगा आपको। बोलते समय उसका मुंह टेढ़ा हो गया, उसने हाथ उठाया तो उसके हाथ उसकी आंख में लग गया, कैसे लिखेंगे आप? बिना अभिनय किए, बिना उस पात्र के अंदर घुसे आप कैसे लिखेंगे कि रिक्शा वाला चला रहा था, तो जब वो चला रहा था तो पैडल जब मार रहा था उसके हिप जो है उठ रहा था, नीचे गिर रहा था। आप देखेंगे तभी तो, जिएंगे तभी तो, जाएंगे तभी तो। ढेले पर किसी किसान का पैर पड़ता है तो पैर ऐसे मुड़ता है, कैसे मुड़ता, बायां मुड़ा कि दाहिना मुड़ा, ये आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे? किसी रचनाकार ने लिखा, बनावट की बात मैं कर रहा हूँ, बनावटी रचनाकारों को मैंने देखा है कि महुआ तोड़ के खा रहे हैं। हमने कहा महुआ तो तोड़ के खा नहीं सकते आप, वो टपकता है, इतना ऊपर है कि आप तोड़ ही नहीं सकते। बहरहाल, मैं बात कर रहा हूँ कि आप पहले उसको समझिए, उसको जानिए, उसके जीने का प्रयास करिए, और फिर पात्र में जब जीता हूं, मेरे सामने संकट है, संतोष जी बहुत बड़ा संकट है मेरे सामने। मैं बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे परिवार का व्यक्ति हूं। मैं महल में नहीं रहता, मकान में तो रहता हूं। मकान में रहता हूं तो पत्नी है, 2 बच्चे हैं, बच्चों का कैरियर है, पत्नी का वजन है। कभी कभी पिता भी आ जाते थे तो उनका बुढ़ापा है, माता जी का गीत संगीत है, मेहमानों का आना जाना है। उसमें आप किस कोने में पर्दा लगा के या कहाँ घुस के कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, रात भर बत्ती जलाते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब होता है, और जीते हैं आप अपना पात्र। तो पता चला कि रात को 12 बज रहा है या 2 बज रहा है, आप तो भाई साहब पात्र जी रहे हैं, आप तो बुनकर की भाषा बोलने लगे, आपके मुंह से निकल गया, अरे सुई उधर क्या चला रहा है बे, इधर चला। बच्चे ने कहा क्या हो गया पापा? मुंह से निकल गया। तो यहां तक मेरा जीना होता है। और एक बात बताऊं, पत्नी बहुत नाराज रहती हैं, मैं अंदरूनी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात बोलता हूं, कि क्या पड़ करते रहते हैं, मैं बैठू यहाँ बतिया रहा हूं, वो सोचने किसी और से बतिया रहे हैं। मैं तो एक पात्र है महिला, उससे बात कर रहा हूं, या उसके प्रेम के संबंधों पे बात कर रहा हूं,
या उसके विधवा हो जाने पे बात कर रहा हूँ। किसको विधवा बना रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठी हूँ। अरे बड़ी समस्या है। और एक बात बताऊं, इस पात्र को जीने में, आप भी मेरे एक पात्र हैं, बैठिए, कोई बात नहीं, बैठिए, बहुत अच्छे बच्चे। तो पात्र को जीने में कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे नाचना पड़ता है, तो नृत्य करना पड़ गया भाई, गाना पड़ गया तो गाता भी हूं। तो मैं अभी हाथा रहीम लिख रहा था संतोष जी, तो मुझे एक मैं खुद ही कविता थोड़ी बहुत कर लेता हूं, तो लिखना भी वैसे ही हो जाता है। हाथा रहीम में आधे गीत तो मेरे ही हैं, बाकी इधर उधर के हैं। तो मैंने मुंह से कहा कि अब निकल गया रात का समय, जाड़े का समय, जनवरी का महीना, जनवरी फरवरी 2 महीने में उपन्यास हाथा रही। हम घूमी बाजारे बाजारे हमार कोई का करी है, हमारे दोस्त हैं यार हजारे हमार कोई का करी है। और श्रीमती जी की नींद खुल गई। अब मेरी क्या हालत हुई होगी अब सोच सकते हैं, आगे नहीं बताऊंगा। कि हम घूमी बाजारे बाजारे हमार कोई का करी है, हमारे दोस्त हैं यार हजारे हमार कोई का करी है। मैं तो हाथा रहीम लिख रहा हूं, उसमें एक स्त्री घूम रही है, वो आम ले जा रही है एक जगह और बीच में गा भी रही है। तो कथा जब आदमी बनाने लगता है तो अपना जीवन भूल जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि कथा का एक प्रतिरूप बनता है, जब प्रतिरूप बनता है तो उसमें जब प्रवेश कर जाता है तो उन पात्रों का हो जाता है। वो न तो पाठकों का रहता है, न परिवार का रहता है, खुद में भी नहीं रहता, वो खुद ब खुद पात्र का हो जाता है। और एक बात और संतोष जी ने कही है कि आप लिखते हैं तो व्याकुल कितने हो जाते हैं। भाई देखिए, बहुत लोगों ने कहा कि लिखना प्रसव पीड़ा है, तो ये है, तो ये गलत बातें हैं। लिखना कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लिखने में कोई बाधा आती है तो तनाव जरूर होता है। सामाजिक बाधा हो, पारिवारिक बाधा हो, कोई नौकरी करा तो उसकी बाधा हो। और लेखक समय चुराता है, बहुत चोर होता है लेखक, बहुत चोर। सबसे बड़ा चोर अगर मैं कहूं तो लेखक है। क्या चुराता है? समय, परिवार से, समाज से, ऑफिस से, रिश्तेदारियों से। मरनी जियनी में नहीं जाना चाहता क्योंकि फंसा है लेखन में अपने को, तो वो असामाजिक हो गया। उसके दिमाग में सारा समाज है, सब समाज जीता है, वो देखता है समाज, रहना चाहता है, वो जाना चाहता है हर आयोजन में। लेकिन उसके पात्रों ने इतना फंसा रखा है, इतना भक्त बना रखा है। मैं और भक्तों की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन लेखक सच्चा वही होता है जो अपने पात्रों का भक्त हो जाता है। और मैं कहाँ तक सफल हूँ मैं नहीं कह सकता, मेरी किताबें आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ आपको लगे। एक बात और कहूँगा संतोष जी, ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। तुलसी दास क्यों तुलसी हो गए? मुझे लगता है कि एक लाइन में बात कही जाए तो उन्हें पात्रों के प्रति समर्पित हो गए। अब देखिए एक लाइन, सिया राम में सब जग जानी, वो सबको सीताराम देखते हैं। अरे इतना समर्पण तो रामचरितमानस क्यों नहीं भैया, जग जग तक पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। क्या कोई कथाकार, क्या कोई कवि अपने पात्रों के प्रति समर्पित है इतना? यदि है, हाँ है, तो जरूर जन जन तक है। प्रेमचंद किसानों के प्रति समर्पित रहे, जन जन तक गए। रेणु रहे आंचलिकता में, जन जन तक गए। मैं कहां तक जा सकता हूं ये मैं नहीं जानता, वो आप बताएंगे। आप ही मेरे लिए हैं कि मैं जन जन तक जाऊंगा कि नहीं। हाथा रहीम पढ़ें, हार गाथा पढ़ें, महासपूती पढ़ें या जो कुछ पढ़े। मैं अपनी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। संतोष वीरेन जी कहाँ तक गए हैं इसकी मिसाल मिलती है आर्य गाथा, जो पहले बजरंगी के नाम से छपा और फिर जननायक कृष्ण। वीरेन जी ने कहा कि ये पात्रों का मानवीकरण करते हैं। आर्य गाथा या बजरंगी हनुमान जी का मानवीकरण है। इसी तरह से भगवान कृष्ण, इनके जननायक कृष्ण उपन्यास में ऐसे ग्वाले हैं जो दूध का कारोबार करना सिखाते सिखाते गुजरात तक पहुंच
पहुंच जाते हैं और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं कि वहां लोग उनकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन जननायक कृष्ण में का जो अंतिम सोपान है, जब कृष्ण बूढ़े हो जाते हैं, बीरेन जी ने बहुत ही त्रासकपूर्ण लिखा है। सच मानिए कि वो बहुत रूंधे गले से ही पढ़ा जा सकता है। बीरेन जी अब जिस उम्र के पायदान पर हैं, मैं तो बूढ़ा नहीं कहता बीरेन जी, शायद भाभी कहती हो तो अलग बात है, लेकिन बीरेन जी को मैं अभी अपनी आपसी बातचीत में एक चीज को समझा रहा था। ये बुढ़ापे से बहुत परेशान है। दरअसल बुढ़ापा ठीक है, एक उम्र का पड़ाव है, लेकिन बीरेन जी से मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कृष्ण के लिए बुढ़ापा इतना त्रासकपूर्ण क्यों लिखा? संतोष जी, आपने ऐसा ही बात छेड़ दी कि मैं भावुक हो जाता हूँ। मैंने अपने पापा को देखा है, ठीक से देखा है। हम शादीशुदा हो गए थे, नौकरी कर रहे थे, नाना नानी को देखा है, पिता को देखा है, माँ जिंदा है अभी भी, सबको करते हुए भी देखा है, ठीक से देखा है। सबसे खराब अगर जीवन में है और कष्ट है तो बुढ़ापे का है, जहाँ आपके शरीर काम नहीं करते। और मुझे ये लगता है कि जब आदमी युवा होता है, अधेड़ होता है, तो उसको बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। जैसे किसी भूखे आदमी को का पेट भर जाए तो भूख लगने पर कैसा एहसास होगा उसे नहीं पता है। हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, मैं जानता हूँ। सन 65-66 में सूखा पड़ा था, 2 फसलें नहीं हुई थी। चोटे का रस और नींबू का रस पी करके एक टाइम लोग रहते थे। तो मैं जानता हूँ पेट में कितना वो होता होगा। तो मैंने बाद में लिखा, भूख की परिभाषा पर कविता लिखी, ये है वो है। बुढ़ापे पे कविता मैं 30 साल पहले लिख चुका हूँ। उम्र के जल में बैठ गया है पत्थर की तरह भारी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा मेरे दिमाग में पहले से है। ऐसा नहीं कि मैं जवान होने से पहले बूढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अनुभूति जो बुढ़ापे की हमारे पास है। और जब मैं कृष्ण लिखने लगा तो मैं उस अंश को प्रूफ देखने के टाइम भी पढ़ नहीं सका। मैं बहुत प्रयास किया। मैं राजकुमार को कह दिया कि भाई आप पढ़ लीजिए, पढ़वा दीजिए, मेरे आपको भेजते हैं, प्रूफ देखने में भेजते हैं। हमने कहा भेजिए चाहे मत भेजिए, अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, पढ़ नहीं पा रहा। प्रूफ मैं नहीं पढ़ सका संतोष जी, आप लोगों को मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं प्रूफ पढ़ ही नहीं सका, रोने लगा जब पढ़ा। अब एक अगर आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताऊंगा मैं। कृष्ण मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में एक बहुत बड़े चरित्र के रूप में विद्यमान है। हम भगवान मानते हैं, मैंने उनको भगवान नहीं माना, उनको मैंने इंसान माना, मनुष्य। अगर ईश्वर मान लेता तो वो चीज न लिख पाता जो लिखना चाहिए। और कृष्ण का बुढ़ापा लिखने में मुझे 15-20 दिन में कितनी बार रोया हूं मैं नहीं जानता। दाढ़ी बढ़ गई है, तिनका अटक गया है, वो हाथ नहीं उठ रहा है। संपत नौकर है, कहते हैं कि खुजलाओ का, खुजलाएं का, तिनका फंसा है वही गड़ रहा है, वो निकाल रहा है। पेट खराब हो जाता है, कई बार लेटरिन जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है। फिर वो टट्टी सूख जाती है एक दिन के बाद। देखिए मैं बिल्कुल निर्भीक होकर बात कर रहा हूँ, बिना किसी संकोच के। जब लेटरिन सूखती है तो कितना कष्ट होता होगा एक आदमी को, और बूढ़े आदमी को इसको जोर ही नहीं लगा सकता। वो कष्ट मैंने लिखना जब शुरू किया तो मैं कैसे लिखा हूं मैं नहीं बता सकता। फिर वो संपत लेटरिन निकालता है, फिर वो उनको आराम होता है, फिर दूसरे दिन कहते हैं 3-4 पाउंसलियां लाओ, मैं रखता हूँ, मैं चल देता हूँ। चले गए, रात चले गए, गांव घूमने लगे। लोगों ने देखा ये तो कृष्ण है, ये तो बूढ़े कृष्ण है, अरे ये तो बूढ़े कृष्ण है।
कुछ सुनाइए, कुछ बांसुरी सुनाइए। बांसुरी से हाथ फिसल जा रहा है, औरतों को खिला रही है दूध भात, दूध रोटी, जो भी खिला रही है। तो ये एक जो बुढ़ापे का उनका जो चरित्र है कृष्ण का, वो मैं खुद जीने लगा। और जब बुढ़ापा आप जीने लगेंगे तो बुढ़ापा फिर जल्दी उतरेगा नहीं भाई संतोष जी, वो तो फिर चढ़ा रहेगा सिर पे, क्योंकि एहसास है बुढ़ापा। और वही तब ही हो सकता है जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके घुटने बड़े हो जाएंगे, जब आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जब आंखों से आपको धुंधला दिखाई देगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, 1 मिनट और लूंगा आपके प्रश्न करने से पहले। मेरी माँ बिल्कुल बेड पर तो है लेकिन चलती फिरती हैं, भूल जाती हैं, बिल्कुल सहजता से बात कर रहा हूँ, भूल जाती हैं। गांव गया था, चिल्लाने लगी, और पहली बात उन्होंने कहा, भाई का दो थे हमारे घर के, भोजपुरी में बोल रहा हूँ, शायद आप लोग समझ लेंगे, नहीं समझेंगे तो भी कोई बात नहीं। भैया आवत हवन, कुल जाने कपड़ा पहन के तैयार दिया जा, बड़का भैया आवत हवन स्वागत में। अरे अम्मा को कहा भैया तो हमेशा आते रहते हैं। मेरा सुबह उनको नहलाया धुलाया गया, आपके नहावा तो भाई ठीक से नहा धुला, नहाते हैं, रोज नहाती हैं, अपने से नहाती हैं। नहाने लगी तो बाथरूम से चिल्ला क्या रही हैं, अरे सीमा दौड़ी है रे, साड़ी पहने भुला गई नहीं। आप बताइए, मां चिल्ला रही कि साड़ी पहने भुला गई नहीं, जो 80 साल 90 साल की होने वाली है, 90 साल तक साड़ी पहनी। जब वो एहसास जब आपको होगा तो क्या है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, बुढ़ापा आप भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। मैं वही बुढ़ापा भी जीता भी हूं और रहता भी हूं, जानता हूं बुढ़ापा क्या होता है। पत्थर की तरह भारी बुढ़ापा उम्र के जल के तल में जब बैठ जाएगा तब समझ में आएगा बुढ़ापा क्या है। बूढ़ों की सेवा करिए, बूढ़ों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए। मेरा संदेश ये विनय जी लिखते हैं, मैंने कथा में जीवन देने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि बिना कथा के शायद मनुष्य अधूरा रहता है, अधूरा लगता है, और कविता तो जरूरी है ही। मैं कहता हूं कि कविता संवेदना का विज्ञान है और कथा उस विज्ञान का क्रिया रूप या प्रयोग या विस्तार। लेखक होने के कारण मेरे लिए परिवार, रिश्ते और अन्य सामाजिक संबंधों से जुड़ना कठिन होता है, और ऐसे में गहरे संबंध मैं बना नहीं पाता जो मैं चाहता हूं या जो लोग मुझसे चाहते हैं। मेरे जी, लेखक होना और एक इंसान होना जो सरोकारों से जुड़ा हुआ है, जाहिर है कि लेखक भी सरोकारों से जुड़ा नहीं है तो वो लेखक नहीं है। इंसान भी सरोकारों से और रिश्तों से जुड़ा हुआ है। ये दो भूमिकाओं का निर्वाह आप कैसे करते हैं? भाई घुमा फिरा के हमें फंसा तो नहीं रहे हैं आप? ये कहाँ से होता है, वो कहाँ से होता है। खैर चलिए, आप पत्रकार हैं, प्रश्न पूछना आपसे कोई सीखे। कैसे निर्वाह करता हूँ ये तो मैं ही जानता हूँ। देखिए, लेखक भी एक इंसान है, मनुष्य है, लेकिन वो, मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो एक पात्र जीता है, वो एक कथा जीने लगता है। और अगर हमेशा नहीं कथा जिएगा तो कितना लिख पाएगा? ये किताब में 5-5 वर्ष लग जाते हैं, तो कितना लिख पाएगा? या तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए 10 पन्ने घिस दे, क्या 200 पन्ने घिस के आपको उपन्यास प्रस्तुत कर दूं कि ये लीजिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही, उसी पर उपन्यास आ गया मेरा 10 दिन के बाद? क्या ऐसा करूं? ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा उपन्यास दूसरे ढंग से आए, ये अलग बात। इतनी जल्दी काम नहीं हुआ करता कथा का, कविता का भी नहीं। लिखा हमारे जो बड़े लोगों ने कहा, मैं भी जानता हूं उस चीज को, लिख फारे फिर लिखे, लाख खर्रे पर खर्रा, तब कविता को राम पावे कुछ धर्रा। एक बार में नहीं हुआ, लिख फारे फिर लिखे। तो जब लिख फारे फिर लिखे होगा तो आप बताएं, तो उसका जीवन तो दूसरे ढंग का लगेगा, वो तो असामाजिक लगेगा ही लगेगा।
क्योंकि बगल में वो क्या हो रहा है, रामायण हो रहा है, जागरण हो रहा है, बुलाएगी आइएगा, तो मैं तो नहीं जा सकता, क्योंकि जागरण में 2 घंटे गया तो 2 महीने तो मेरा दिमाग खराब रहेगा शोर से। और समाज कितना, अब मैं क्या कहूँ, पूजा करना एक अलग बात है, पैसा दे के शोर खरीदते हैं, ये लो पैसे, आओ मेरे घर में शोर मचाओ। अरे ये क्या बात है, लाउड स्पीकर लगाते हैं, वो मोहल्ले के गलियों के लास्ट गली तक 10 भोंपा लगा हुआ है, लगता है वो। तो ये शोर खरीदने वाला, हमारे बेटे कभी पटाखे नहीं जलाते, आपको शायद आश्चर्य होगा, मेरे बेटे जानते नहीं पटाखे होते क्या है। मैंने उनको समझाया पटाखे लेके क्या करोगे, पैसे देके तुम शोर और धुआं खरीद रहे हो, क्यों? तो मतलब कहने का ये है कि मेरा जीना असामाजिक जीना है, क्योंकि समाज तो शोर जीता है, समाज तो धुआं जीता है, समाज ईश्वर नहीं जीता। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे तो कीर्तन होता था, रामायण घर के लोग गाते बजाते थे, और बिल्कुल लाउड स्पीकर नहीं, शांति के साथ सुनाई देता था, और लगा भी थे भोंपा लग गया कहीं पेड़ पर ऊपर, वो यूको वाला सिस्टम नहीं है कि धमक 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 बज रहा है और आप सो नहीं पा रहे हैं। फिर वही बुढ़ापे वाली बात कि बूढ़ा मर रहा है बगल में, एक स्कॉलर पढ़ रहा है बगल में, तुम धमक धमक कर रहे हो, और मैं बोलूंगा तो असामाजिक हो जाऊंगा। तो ये जो असामाजिक होना, उसके बीच जो तारतम्य बैठाना है, रिश्ते की बात है। जैसे मैं कहूँ, मैंने लिखा, लेखक जो लिखता है वो जीना चाहिए, हाँ मैं जीना चाहिए। मैंने लिखा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज विरोधी में हूँ, हाँ भाई ठीक है मत दीजिए। लड़की के ले गया तो उनको पसंद नहीं आएगा, या कुछ बहाने बना देंगे चाहिए दहेज उनको चाहिए, तो वहां असामाजिक होना पड़ जाता है। तो असामाजिकता की इतनी जगहें हैं लेखक के लिए कि वो फिर वो जीता है उसी में, लिखता पढ़ता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है। धन्यवाद विनय जी। मेरी जिज्ञासाएं तो कुछ हद तक शांत, कुछ हद तक क्या बहुत हद तक शांत हो गई। हमारे सामने बैठे कुछ लोग जरूर जिज्ञासाएं रख रहे होंगे। जैसा कि आयोजकों का निर्देश है, 3 प्रश्न किए जा सकते हैं विनय जी से। मैं आयोजकों से कहूंगा कि अगर वहां पर कॉर्डलेस माइक हो तो पहुंचा दें, और जिनको भी प्रश्न करना है वो अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध है सभी दर्शकों से कि 3 से अधिक प्रश्न पूछने की ये समय सीमा हमें अनुमति नहीं दे रही है। मैं जानती हूँ कि आप सभी और कई घंटों अभी सारंग जी को सुनना चाहते हैं और सुन भी सकते हैं, तो कृपया समय सीमा का ध्यान रखेंगे। सर नमस्कार, सर मेरा नाम मयूर वर्मा है। आपका जो पूरा वक्तव्य था, जो आपने बताया, उसके एक हिस्से से मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, वो था वृद्धावस्था। उसमें मैं ये मानता हूँ, अभी मेरे पेरेंट्स भी रिटायर हो गए हैं, बट एक पुत्र के लिए माँ उतनी बूढ़ी नहीं होती है, पिता जल्दी बूढ़ा हो जाता है। हम आज भी माँ और पिताजी में एज का बहुत अंतर नहीं है, बट हम अपनी मम्मी से घर में जाते हैं और कहते हैं खाना बना के ले आइए, वो दिमाग में नहीं आता ये थकी हुई होंगी, लेकिन पिताजी को देखते हैं तो कहते हैं आप आराम करिए, आप क्यों उठ रहे हैं। ये जो मानसिकता है, कई बार हम सोचते हैं कि माँ का बूढ़े होने में इतना समय क्यों लग जाता है और पिता इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो जाते हैं, इस पे आपका क्या तर्क है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आप मेरे पुत्र जैसे हैं। देखिए, माँ के अंदर तो एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, ममता होती है। माँ जब गिलास का दूध लिए खड़ी रहती है बच्चे के लिए, पिता नहीं खड़ा रहता। मैं फिर कह रहा हूँ, पिता मस्तिष्क है, माँ हृदय है। वो हृदय जहाँ होगा वहाँ आपके सामने उपस्थिति ज्यादा रहेगी, क्योंकि हृदय ही जरूरी है। परिवार के लिए माँ जरूरी है, समाज के लिए पिता जरूरी है। आप परिवार में रहते हैं तो परिवार में माँ रहती है, जो परिवार में रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो समाज में जाता है वो बूढ़ा हो जाता है। जी हाँ, पूछिए, बताइए।
नमस्कार आप लोगों को। सावंत जी, आप अभी कह रहे थे कि किसी की कथा का या रचना का जन्म जो है वो पीड़ा से नहीं होता है, प्रसव पीड़ा की बात आपने की। लेकिन मैंने जो भी रचनाएं आपकी पढ़ी उसमें मैंने पाया कि लेखक जब पात्र को जीता है, उसमें जी रहा है, तो बड़ी गहरी संवेदना और पीड़ा के साथ है। तो ये विरोधाभास क्यों? अभी आपने जो कहा कि लिखा आपने जो है वो तो पूरी संवेदना और पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आपने मेरा प्रश्न शायद मेरा वक्तव्य आपने शायद ठीक से सुना ना हो। मैंने कहा कि प्रसव पीड़ा जैसी पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो होगी ही, और सभी रचनाएं पीड़ा से ही जन्म नहीं लेती हैं। घटनाएं हैं, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ बातें हैं, पीड़ा तो है, लेकिन वो जो प्रसव पीड़ा की बात बार बार लेखक कहते हैं, प्रसव पीड़ा, और जब पीड़ा समाप्त हो गई, जब बच्चा जन्म ले लिया, रचना आ गई तो पीड़ा समाप्त हो गई। अरे पीड़ा लेखक की कभी समाप्त ही नहीं हो सकती है, दूसरी पीड़ा खड़ी है भाई। अगर वो रोज लिखता है, हमेशा लिखता है, होल टाइमर है, तो उसको पीड़ा खत्म नहीं होगी। लेकिन प्रसव पीड़ा नहीं है, प्रसव पीड़ा एक दूसरे ढंग की पीड़ा है। प्रसव पीड़ा क्षण भर के लिए होती है, प्रसव पीड़ा एक समय के लिए होती है, 9 महीने के लिए नहीं होती पीड़ा। वो प्रसव पीड़ा को कहा जाए कि एक समय के लिए होती है। वो तो जीना होता है, जो गर्भ धारण महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, वो जीना होता है, पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा तो किस समय होती है? प्रसव पीड़ा की बात। तो जीना तो हो गया वो, लेकिन प्रसव की पीड़ा मैं उसे नहीं मानता हूँ, क्योंकि पीड़ा तो वो तो जीने भरने की पीड़ा है, वो जीवन है, वहां हम नहीं पहुंच सकते कभी भी। और ये प्रसव पीड़ा कह करके किसी माँ का मैं अपमान नहीं कर सकता। और एक और प्रश्न है मेरा, अगर अनुमति हो तो मैं पूछूं जी। ये जो आपके अलगनी पर टंगा हुआ समय या बजरंगी, ये जो रचनाएं हैं, ये मेरी समझ से कालजयी रचनाएं हैं, और हमारे कुछ मित्र मॉरिशस में, सूरीनाम में, टोबैगो, ट्रिनिडाड में हैं, और वो भोजपुरी से बड़े प्रभावित हैं। तो जो आपकी रचनाएं हैं वो भोजपुरी का पुट लिए, उसमें काफी गहरा प्रभाव है। तो क्या इसको अंग्रेजी में भी अनुवाद करने की कोई आपकी वो है कि इसको और दूर तक जाए? क्योंकि मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा कि एक बंगला में लिखी हुई 36 चौरंगी लेन एक बुक थी, जो बंगाल के घेरे में करीब 30 साल तक रही, जब तक वो अंग्रेजी में उसका अनुवाद नहीं हुआ, और उसके बाद तो वो पूरी दुनिया में फैल गई। तो ये मेरा पूछना है कि क्या ऐसा भी कुछ है कि आप अपनी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कराएंगे या फ्रेंच में अनुवाद कराएंगे, जो उन देशों में जाएं जहां भोजपुरी लोग गए हैं, भोजपुरी जानने वाले लोग हैं, भावनात्मक रूप से। वैसे तो अंग्रेजी और फ्रेंच समझते बोलते हैं वो। देखिए, अब अनुवाद मैं क्यों कराऊंगा? जो कराना वो कराएगा। मैं तो रचनाएं भी नहीं छपवाता हूँ, प्रकाशक छापते हैं, मैं लिख देता हूँ, मांगते हैं दे देता हूँ। वो तो दूसरी प्रक्रिया है कि अनुवाद कराएं, प्रचार प्रसार करें, तो मुझे खुशी होगी कि और जगह तक मेरी बात पहुँच रही है। और भोजपुरी मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भोजपुरी का उपन्यास लिख रहा हूँ, जी जी, लेकिन भोजपुरी, मुझे भोजपुरी में कविताएं लिखी हैं, तमाम भोजपुरी के शब्द हैं और तमाम उसमें कविताएं हैं। तो ये अलग बात है कि मनवा में एगो बात बा, बोला कहीं की ना, अब वहीं ते एगो रात बा, बोला कहीं की ना, भैले जखम जवान, भैले जखम जवानी, कौनो दवाई द, पलई बड़ा दुखात बा, बोला कहीं की ना। तो जब पलई दर्द करती है, छाती में दर्द होता है, तो रचना निकलती है, पलई बड़ा दुखात बा, बोला कहीं की ना। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे जी के उपन्यास दूसरी भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आए। एक अंतिम प्रश्न अगर कोई सज्जन चाहें तो पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न। समीक्षा कर दी है, क्योंकि मूल विषय जो थी आज की, जो वो बताया जा रहा था कि आपके अभिव्यक्ति पक्ष पे थी, तो
तो मुझे ये कहना है कि आपकी रचना में तत्सम की आत्मीयता की जगह तत्सम की ओझिलता औपचारिकता की जगह तद्भव की आत्मीयता रहती है, और बाकी कथा संसार के जो लेखक हैं वो तद्भव शब्दों के प्रति बड़ा हिकारत का भाव देखते हैं। चूंकि आप तद्भव की चिंगारी लेके आगे चल रहे हैं, तो कोई संदेश हमारी पीढ़ी को अगर देना हो जिससे कि तत्सम शब्द के बरक्स तद्भव को भी उतना सम्मान मिल पाए, क्योंकि तद्भव में मैं समझता हूँ कि आप पूरी लोक संस्कृति का संवाहक उसको बनाते हैं, इसमें कुछ कहना हो संदेश की शक्ल में तो हमें बताएं। जयप्रकाश जी ने बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया तद्भव और तत्सम का। मेरा जीवन तद्भव है, तत्सम नहीं। किसी का भी जीवन तत्सम नहीं हो सकता। तत्सम आप ऑफिस में रह सकते हैं, विधानसभा में रह सकते हैं, आयोजनों में रह सकते हैं, जीवन में आप तद्भव है। तद्भव नहीं है तो आपका जीवन नहीं है। तद्भव प्राकृतिक गुण है, तत्सम बनावटी है। शास्त्रीय चीज जो है, शास्त्र जहां आएगा वहां बनाना पड़ेगा बताने के लिए, लेकिन जहां जीना होगा, चिड़िया की चहचहाहट जहां होगी वहां तो तत्सम ही काम करेगा, तद्भव ही काम करेगा। सॉरी, तत्सम नहीं काम करेगा। तो हम तद्भव जीते हैं, तद्भव में ही जीना चाहिए। और मैं तद्भव ही लिखता हूँ, तत्सम नहीं लिखता हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि संस्कृति अगर प्रयोग नहीं करेगी तो दो कौड़ी की हो जाएगी। मेरे सारे उपन्यासों में कुछ न कुछ प्रयोग मिलते हैं। मैंने एक प्रयास किया है कि एक प्रयास करूँ संस्कृति के प्रयोग का। संस्कृति माने जीने का तरीका, एक आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो जीने के तरीके में प्रयोग करना ही एक मनुष्य की उपयोगिता भी है, सार्थकता भी है। हम ठहरे हुए जल नहीं हैं, हम चलना जानते हैं, चलते रहते हैं। तो तद्भव में ही हम चल सकते हैं, तत्सम में तो अपनी नाव मार सकते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत किया, और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सबका देता हूँ, आप सबको देता हूँ, और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि इतने सुधी श्रोता शायद ही किसी खुश नसीब को मिलते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मुझे तो लगने लगा था कि कहीं दर्शक अनुरोध ना करने लगे कि कुछ कविताओं की और पंक्तियां भी सुना दीजिए, और हम समय सीमा का कोई ध्यान भी न रख पाए। क्या बेहतरीन परिचर्चा यहाँ पर हुई, और कितनी जिज्ञासा हम लोग के मन में और पैदा हुई सारंग जी की लेखनी के बारे में। और बड़ा ही हृदय को छू लेने वाली कुछ बातें उन्होंने कही। उन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति को कोई अनुभव ही नहीं है, जिसे पीड़ा का एहसास ही नहीं है, जिस चीज से वह अनभिज्ञ है, उसे वह शब्दों में उतारेगा कैसे। तो अगर शब्दों से जो लेखक चित्रण करता है किन्हीं परिस्थितियों का, तो उसने उसमें से कुछ जिया होता है। लेखक को भी जीना पड़ता है, कितनी कठिनाई से वक्त चुरा चुरा करके कोई कुछ अच्छी लेखनी में उतारता है। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी चर्चा में कही कि भाई बुढ़ापे का सम्मान करिए, आज नहीं तो कल सभी को आना ही है, और बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, इसीलिए बूढ़ों का सम्मान करिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि तालियों में कोताही कैसी, और लखनवी नजाकत जो है तालियों में नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद दें।